तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है। उसे कोई कह रहा होता है कि तुमने काफी अच्छा किया रोवान। ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम रोवान होता है। वो उस पर्सन को थैंक यू कहता है। अब हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम लॉर्ड ड्यूरेस होता है, जो कि रोवान से बात कर रहा था। इसका पूरा नाम ड्यूरेस रॉबर्ट है। वो रोवान से कहता है तुम्हारी पोजीशन हेड ऑफ शैडो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा सूट करती है, तुम्हारी वजह से हमारा हाउस जल्दी ही ग्रो कर रहा है। रोवान इस वर्ल्ड का नंबर 1 एसासिन होता है और वो सभी शैडोज का लीडर भी होता है। वो ड्यूरेस से कहता है कि मैंने वही किया जो तुमने मुझे करने को कहा था। ड्यूरेस उससे कहता है क्या तुम इस पे बिलीव रखते हो कि शैडोज को फ्रीडम की जरूरत होती है। रोवान कहता है शैडो सिर्फ अपने मास्टर के ऑर्डर्स को ही फॉलो करते हैं, उनके हार्ट में ना कोई इमोशन होते हैं ना कोई थॉट्स। गुड, तुम इस बारे में अच्छे से जानते हो, लेकिन क्या तुम इस बारे में जानते हो इसी के साथ वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है जो कि रोवान के ऊपर पड़ती है, तो उसके ऊपर भी काफी सारा प्रेशर आने लग जाता है। तभी ड्यूरेस कहता है आखिर तुमने इंडोकार्नेशन को कैसे ब्रेक किया और तुम उसमें से कैसे फ्री हुए, कैसे आखिर इसे कैसे पता चला कि मैंने इंडोकार्नेशन को पहले ही ब्रेक कर दिया। अब हमें इंडोकार्नेशन के बारे में बताया जाता है कि इस कॉन्टिनेंट में इंडोकार्नेशन वो बच्चे होते हैं जिनको खरीदा जाता है या फिर किसी तरह किडनैप किया जाता है और फिर उन्हें असैसन्स की ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो असैसन्स बन जाते हैं तो उन्हें हाउस में बेच दिया जाता है ताकि वो हाउस की प्रोटेक्शन कर सके। इन्हीं को इंडोकार्नेशन कहा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि रोवान भी एक इंडोकार्नेशन है। इंडोकार्नेशन के पास अपनी कोई फ्रीडम नहीं होती है, उन्हें अपने मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें वहीं पे मार दिया जाता है और तो और उन्हें हाउस में डॉग्स की तरह ट्रीट किया जाता है। रोवान हमें बताता है कि मैंने उन चेन्स को ब्रेक कर दिया, पर आखिर ड्यूरेस को कैसे पता चला कि मैंने इंडोकार्नेशन को ब्रेक कर दिया, आखिर इसने उसे कैसे फिगर आउट किया। अब ड्यूरेस बताता है कि सभी असैसिन्स और सभी शैडोज तुम्हें मिलाने के बाद तुम्हारे ऊपर 2 कॉलर्स को फिट किया जाता है, जिनमें से एक इंडोकार्नेशन है जिसे तुमने ब्रेक कर दिया है और दूसरा इसी के साथ वो चुटकी बजाता है। अचानक रोवान के हार्ट में काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है, उसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है, वो अपने घुटने में आ जाता है। तभी ड्यूरेस बताता है कि सेकंड तुम्हारे हार्ट में फिट है जिसकी वजह से तुम हमें धोखा नहीं दे सकते और तुम्हें हम कंट्रोल करते रहेंगे। रोवान कहता है आखिर ये पेन कैसा है, मुझे लग रहा है कि मेरा हार्ट जल्दी ब्लास्ट हो जाएगा। तभी ड्यूरेस कहता है कि तुम्हारे हार्ट में एक वॉर्म है जो कि तुम्हारे हार्ट को लगातार खाता जा रहा है, जिसकी वजह से तुम जल्दी यहाँ पर मरने वाले हो। इस रेंज वॉर्म को तुम्हारी बॉडी में काफी पहले इम्प्लांट कर दिया गया था ताकि तुम हमें धोखा न दे सको, क्योंकि स्लेव्स के पास ना ही इमोशंस होते हैं ना ही उन्हें फ्रीडम चाहिए होती है और तुम्हें भले ही फ्रीडम चाहिए हो क्योंकि तुमने इंडोकार्नेशन चेन्स को ब्रेक किया, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मरना होगा क्योंकि तुम अब मेरे काबू से निकल चुके हो। और वैसे भी मेरे 2 फेस हैं जिनमें से एक मैं सभी के सामने दिखाता हूँ और दूसरा फेस वो जो तुम अभी देख रहे हो। रोवान हमें बताता है कि जब मैं छोटा था तो इसने मुझे किडनैप कर लिया था और मुझे इसने अपने हाउस में असैसिन की ट्रेनिंग दी थी। मेरे साथ वहाँ पर कई और भी स्टूडेंट्स थे पर मैं उनसे सबसे ज्यादा बेहतर था, इसीलिए मैं असैसिन्स का जल्दी ही लीडर बन गया। रोवान कहता है तुम तो एक बेवकूफ हो जो तुमने असैसिन्स के लीडर के साथ भी ऐसा कर दिया। ड्यूरेस कहता है इसे सावधानी वाला काम कहते हैं ना कि बेवकूफी का, क्योंकि तुमने अपनी इंडोकार्नेशन चेन्स को भी तोड़ दिया। द हेड ऑफ शैडो जिनके पास अपनी ना ही कोई इमोशंस और ना ही कोई फीलिंग्स होती थी। रिंग ऑफ फायर टेक्निक की मदद से मुझे एक एबिलिटी मिली जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड्समैनशिप थी। पूरे कॉन्टिनेंट में मैं उस एबिलिटी में सबसे ज्यादा पावरफुल था, पर लकीली मुझे एक कल्टीवेशन टेक्निक मिली जिसे मैंने कल्टीवेट किया और मैंने उसमें मास्टरी हासिल की। वो टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी जिसे रिंग ऑफ फायर कहा गया। उसकी मदद से मैंने अपनी कल्टीवेशन के जरिए से अपने इंडोकार्नेशन चेन्स को भी ब्रेक कर दिया। जब मैंने अपनी इंडोकार्नेशन चेन्स को ब्रेक किया तब मुझे लगा कि मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास एक होप थी और मुझे लगा था कि डेथ यहाँ पर फ्रीडम नहीं है और मुझे अब अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है। पर जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, मुझे एक मीनिंगलेस डेथ मिली है। इसी के साथ रोवान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में खड़ा होता है, कहता है कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं इसे मार के ही रहूंगा, चाहे इसमें मेरी भी जान क्यों ना चली जाए। ड्यूरेस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो रोवान से कहता है आखिर तुम इस स्टेट में कैसे खड़े हो सकते हो, क्योंकि इस स्टेट में तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम खड़े हो सको। इसी के साथ हमें रोवान को दिखाया जाता है जो कि ड्यूरेस के ऊपर अटैक करने के लिए एक स्टैंस ले लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे एक हाथ को यहीं पे काट दूंगा, मरने से पहले मैं यहाँ पर इतना तो करूंगा। इसी के साथ वो ड्यूरेस के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है मैं यहाँ पर एक पैथेटिक डेथ नहीं लेने वाला हूँ। इसी के साथ वो बड़ी तेजी से ड्यूरेस के ऊपर अटैक करता है। ड्यूरेस बड़ी तेजी से अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और रोवान के सर को वहीं पे काट देता है और फिर वो रोवान की बॉडी को देखता हुआ कहता है कि मुझे लगता है ये मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकता था, पर अच्छा है कि मैंने इससे यहाँ पर किल कर दिया, नहीं तो इसे ब्लड वॉर्म काफी बड़ी पेनफुल डेथ देती और वो काफी ज्यादा दर्दनाक होता। हो जाता हुआ कहता है पता नहीं स्ट्रेस ने इंडोकार्नेशन चेन को कैसे ब्रेक कर लिया। तभी वो रुक के कहता है कि इसने पर मुझे जख्मी भी कर दिया। अब हमें दिखाया जाता है रोवान ने उसे थोड़ा बहुत इंजरी दे दी थी। वो कहता है कि काफी साल बीत चुके हैं, मुझे इस तरह किसी ने भी इंजरी दे नहीं सका, मुझे यकीन नहीं होता कि जिसे मैंने ट्रेन किया है वो मुझे भी इंजर्ड कर सकता है। इसी के साथ वो रोवान को देखता हुआ कहता है कि पर अभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उसकी डेथ हो चुकी है। कुछ असैसिन रोवान की बॉडी को लेने आ जाते हैं। रोवान सोच रहा होता है कि आखिर उसने मुझे यहाँ पर फाइनली किल कर दिया और उसने पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल हासिल कर लिया, क्योंकि मैं उससे जीत नहीं सका। वो क्योंकि स्ट्रॉन्ग था और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा वीक था, पर मुझे अब इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि अब मेरी डेथ होने वाली है। मुझे इस बात का काफी ज्यादा रिग्रेट है कि मैं इस लाइफ को जीते हुए मेरी लाइफ का कोई रीजन ही नहीं था कि मैं इस लाइफ को क्यों जी रहा हूँ। और मुझे इस बात का भी रिग्रेट है कि ड्यूरेस जब से मेरी लाइफ में आया तब से मैं उसकी एक कठपुतली बन चुका हूँ, यानी कि टॉय बन चुका हूँ। और
मुझे इस बात का भी रिग्रेट है कि मैं रिंग ऑफ फायर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सका और मैं इसे पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं कर सका। मैं क्या इस बारे में गॉड से कहूँ या फिर किसी ईविल से कहूँ? काश मुझे इसलिए एक और चांस मिल सके ताकि मैं ड्यूरेस से अपना रिवेंज ले सकूं। अचानक रोवान का लॉकेट चमकने लगता है और देखते ही देखते वो एक स्टेटस विंडो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसमें लिखा होता है आपको व्रत द्वारा चूज किया गया है और आप एक चूजन वन हो। सिस्टम बोलता है आपकी इस बॉडी में डेथ हो चुकी है। तभी एक एरर आता है। अब हमें दूसरे कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी अपने बच्चे को खिला रही होती है। अब हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि हमारा रोवान होता है, जो कि इस बच्चे की बॉडी में रिइनकार्नेट हो चुका होता है। वो दूसरे कॉन्टिनेंट में रिइनकार्नेट हुआ है इस लेडी के बच्चे के रूप में। रोवान की मॉम रोवान को गले लगाते हुए कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो, तुम्हें तो बार बार गले लगाने का मन करता है। रोवान कहता है इस वुमेन ने जिसने मुझे पकड़ रखा है इसका नाम सेल्विया है और ये मेरी मॉम है। सेल्विया रोवान से कहती है चलो अब जल्दी से तुम मुझे मामा कहो। रोवान अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इस कॉन्टिनेंट में इस वुमेन की बेबी के रूप में रिइनकार्नेट हो चुका हूँ। मेरे पास मेरी पिछली बॉडी की भी मेमोरी है जहाँ पर मैं एक असैसिन था और मैं नंबर 1 असैसिन था। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोवान अपने बेड पे लेटा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कहीं एक ड्रीम तो नहीं है और जब मैं जागूं तो कई सारे दिन बीत चुके हैं, मेरी लाइफ के कई सारे दिन जा चुके हों। तभी रोवान अपने आप को जगाने की कोशिश करता है पर वो जाग नहीं पाता है। वो कहता है आखिर मैं यहाँ से जाग को नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं इस वर्ल्ड में सच में रिइनकार्नेट हो चुका हूँ? और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम सेल्विया कह रही होती है कि आज का दिन तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं होप करती हूँ लॉर्ड वापस यहाँ पर जल्दी आए क्योंकि उन्हें तुम्हारा नाम भी रखना है और वो नाम एक प्यारा सा नाम होना चाहिए। इसी के साथ रोवान कहता है कि ये तो मेरी मॉम काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा सफाई है जो कि इन्होंने और इनकी असिस्टेंट ने की है। मुझे नहीं पता कि आखिर मैं किस फैमिली में रिइनकार्नेट हुआ हूँ पर मुझे लगता है ये काफी ज्यादा रिच और काफी ज्यादा हाई क्लास की फैमिली है क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छी फैमिली दिख रही है। यहाँ का महल भी काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे ये मेरे लिए और भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे ड्यूरेस से रिवेंज लेने के लिए इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि उसने मेरे हार्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और तो और उसने मुझे फिर किल भी कर दिया। पर इसके लिए मुझे अभी पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं काफी टाइम से इस रूम में ही हूँ जिसके कारण मुझे नहीं पता कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और मेरी यहाँ पर पोजीशन क्या और तो और मुझे इस बच्चे के बारे में भी नहीं पता कि आखिर इसकी सिचुएशन क्या है। इस वर्ल्ड में मुझे रिंग ऑफ फायर को कम्प्लीटली मास्टर करना पड़ेगा और मुझे कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा ताकि मैं अपना ड्यूरेस से रिवेंज ले सकूं। पर उसके लिए मुझे अभी तो पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मैं तो अभी एक चाइल्ड हूँ और मेरी अभी कल्टीवेशन स्टार्ट भी नहीं हुई है। लेकिन अभी के लिए मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर मैं कौन सी जगह पर हूँ और किस कॉन्टिनेंट में हूँ क्योंकि इस मैंशन में सब जगह चमक ही चमक है और सब जगह रोशनी ही रोशनी है। पता नहीं आखिर ये कौन सा कॉन्टिनेंट है। तभी एक मेड आती है और वो कहती है कि लेडी सेल्विया यहाँ पर लॉर्ड आ रहे हैं। तभी हमें बताया जाता है कि लॉर्ड कोई और नहीं रोवान के ग्रैंडफादर हैं और सेल्विया के फादर हैं। सेल्विया मेड से कहती है कि हमें जल्दी यहाँ पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी लॉर्ड्स के आने से पहले। मेड कहती है कि अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है क्योंकि वो दरवाजे पर है और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। तभी वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि लॉर्ड वहाँ पर आ चुके होते हैं। रोवान भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि आखिर ये प्रेजेंस किसकी है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड दरवाजे पर आ चुके होते हैं। आखिर ये पर्सन कौन है जिसके चलने से मुझे इतनी सारी प्रेजेंस फील हो रही है। तभी वो कहता है कि आखिर मैं इसमें मिस्टेक नहीं कर सकता हूँ, मुझे लगता है ये पर्सन वही है। वो सेल्विया के पास आ जाते हैं और वो सेल्विया से कहते हैं तो ये है तुम्हारा बच्चा। हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम गिलेन जिंगहार्ट है और ये इस कॉन्टिनेंट के ग्रेटेस्ट हाउस में से एक हाउस का मास्टर है। रोवान इस कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस में रिइनकार्नेट हो चुका है। उसके ग्रैंडफादर जिंगहार्ट उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं कि इसका जन्म काफी ज्यादा जल्दी से हो चुका है और इसकी मुझे लगता है डेथ भी काफी ज्यादा जल्दी होगी, इसीलिए ये एक शैडो की तरह है, क्यों ना इसका नाम रोवान रखे। इसी के साथ वो वहां से चले जाते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोवान 100 डे का हो चुका होता है और वो अपने बेड पे होता है। वो कहता है अब यहाँ पर सब सो चुके हैं और ये 100 दिन मेरे लिए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहे हैं क्योंकि जब मैं सो के उठा करता था तब मेरी मॉम मुझे अपनी गोदी में उठा लिया करती थी। ऐसे मुझे कभी भी अकेले रहने का टाइम नहीं मिल चुका है, इसीलिए आज मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ट्राई करने का। चलो अब जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ वो अपनी टेक्निक रिंग ऑफ फायर को कंडेंस करने लगता है ताकि वो इस बॉडी में भी अपनी रिंग ऑफ फायर टेक्निक को यूज कर सके। रोवान हमें बताता है कि नॉर्मली किसी टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए उसमें हमें अपनी ब्रीदिंग पावर को यूज करना पड़ता है और हमें ऑरा और एनर्जी को अपनी बॉडी के सेंटर में फोकस करना पड़ता है, फिर हम उस टेक्निक को सीख सकते हैं। पर रिंग ऑफ फायर में बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट है। उसमें ऐसा लगता है कि किसी सॉर्सरर ने माना सर्कल को क्रिएट कर दिया जो कि हमारे हार्ट के चारों ओर घूमता है। अगर हमारी बॉडी इस मेथड को अडेप्ट कर लेती है तो हम जल्दी एक ग्रेटेस्ट वॉरियर बन जाते हैं इस टेक्निक को कल्टीवेट करके। इस टेक्निक को कल्टीवेट करने के कारण मेरे पास एक एडवांटेज रहेगा ड्यूरेस से लड़ने के लिए, क्योंकि मेरी इस बॉडी में कोई भी ब्लड वॉर्म नहीं है तो मैं ड्यूरेस के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता हूँ। अगर हम रिंग ऑफ फायर टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं और हम इसे अडेप्ट कर लेते हैं तो हम जल्दी ही टॉप पर पहुंच जाएंगे और हमारे सामने कोई भी ओपोनेंट नहीं खड़ा हो पाएगा। जल्दी ही मैं ड्यूरेस को भी खत्म कर दूंगा। तभी रोवान कहता है मैं इस बॉडी में रिंग ऑफ फायर टेक्निक को ज्यादा कल्टीवेट नहीं कर पा रहा हूँ, शायद इसलिए ये ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरी बॉडी में काफी ज्यादा कोल्डनेस है। शायद मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा कोल्डनेस इसलिए है क्योंकि मैं 20 घंटे से भी ज्यादा सोता रहता हूँ, इसलिए मुझे जल्दी ही अपनी ब्लॉकेज को पता करना पड़ेगा और वो ब्लॉकेज कहाँ पे है, नहीं तो मैं अपनी माना पावर को यूज नहीं कर पाऊंगा। मेरा माना सर्कल हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा और मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा। मुझे अभी रिंग ऑफ फायर टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए अपने सर्कल में मौजूद कोल्डनेस को डिस्ट्रॉय कर दूं ताकि मैं उसे डिस्ट्रॉय
करके बाद में अपनी रिंग ऑफ फायर टेक्निक को कल्टीवेट कर सकूँ। अब हमें रोआन दिखाया जाता है जो कि सोते हुए सोच रहा होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो हूँ क्योंकि मेरी ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा छोटी है और कल्टीवेट करने के लिए ये अभी ठीक नहीं है। ये कहती है वो बेहोश हो जाता है। अब उसके पास जिंगार्ड आते हैं जो कि उसके सर पे हाथ रखते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोआन चलने की कोशिश कर रहा होता है, वो खेल रहा होता है। उसकी मॉम सेल्विया कह रही होती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रहे हो, इस तरह तुम जल्दी चलना सीख जाओगे। रोआन अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे बॉडी के अंदर मेरी अडल्ट सोल है और इस तरह बेबी की तरह चलना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और अजीब है। इससे बढ़िया तो मैं यहाँ पर मर ही जाता, काश मैं रेनकार्नेट ना हुआ होता। उसकी मॉम सेल्विया कह रही होती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, वो बार बार ऐसा कह रही होती है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है। उसकी मॉम कहती है कि ओल्ड, मुझे माफ़ कर देना, आप तो सेंट हो। ओल्ड मैन कहता है आखिर ये सेंट क्या होता है, तुम मुझे ओल्ड मैन कह सकती हो। रोआन हमें बताता है ये रेस सेंट है और इसके पास डिवाइन पावर्स हैं और इसकी सभी की सभी आर्ट्स भी पीक लेवल पर हैं और तो और ये इस कॉन्टिनेंट का मशहूर हीलर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसे मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ओल्ड मैन सिल्विया से कहता है कि मैंने अपने ट्रैवल पर था और मैंने ये सुना था कि तुमने एक बच्चे को जन्म दिया है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गया और उस बच्चे से भी। तो ये तो वाकई सच है कि तुमने एक बच्चे को जन्म दिया है। ओल्ड मैन रोआन को उठा लेता है और कहता है इसके लंबे बाल हैं और इसकी आंखें भी रेड हैं और ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। तभी सिल्विया कहती है कि आखिर आपको ये क्यूट नहीं लगता है। तभी ओल्ड मैन कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, ये उस जिंगार्ड की तरह नहीं है, जिंगार्ड बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट है। वैसे आखिर इस बच्चे का नाम क्या है? तभी सिल्विया बताती है कि इसका नाम रोआन है। ओल्ड मैन बताता है कि आखिर क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? क्या तुम्हें रोआन का मतलब नहीं पता? रोआन का मतलब होता है शैडो। सिल्विया कहती है कि मुझे पता है, इसका नाम जिंगार्ड ने रखा है। तभी ओल्ड मैन कहता है आखिर एक बच्चे का नाम जिसका नाम शैडो है उसका नाम जियान ने क्या सोच के रखा है? रोआन कहता है ये ओल्ड मैन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है रिलेशनशिप क्रिएट करने में, मुझे लगता है ये जिंगार्ड के साथ भी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट कर रखा है। ओल्ड मैन रोआन से कहता है कि चलो रोआन आप जल्दी से अपने ग्रैंडपा को अपने आप को चेक करने दो। इसी के साथ वो रोआन के ऊपर हाथ रखता है और अपनी एनर्जी पावर से चेक करने लगता है कि इसकी कंडीशन कैसी है। तभी सिल्विया पूछती है कि आखिर आपको क्या लगता है इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है ना? ओल्ड मैन सिल्विया को बताता है कि इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसके ऊपर कर्ज ऑफ फॉरेस्ट का कर्ज है, इसीलिए इसकी बॉडी में माना सर्कल ब्लॉक हो गया है कोल्डनेस के कारण। सिल्विया रोआन को ओल्ड मैन के हाथों से ले लेती है। ओल्ड मैन बताता है कि ये आगे जाके स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं सीख सकता है क्योंकि इसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक है और इसके अंदर कोल्डनेस भरी हुई है। इस स्टेट में रोआन की डेथ तो नहीं होगी, ना ही उसके ऊपर कुछ खास फर्क पड़ेगा, पर वो जल्दी ही मारा जाएगा। ये सुन के सिल्विया काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो ओल्ड मैन से कहती है क्या तुम झूठ बोल रहे हो? ओल्ड मैन सिल्विया से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दूंगा जिसकी मदद से तुम रोआन को और भी ज्यादा देर तक जिंदा रख सकती हो और इसके ऊपर इसका असर काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तभी एक मेड आती है और वो ओल्ड मैन से कहती है कि लॉर्ड सेंट आपको लॉर्ड बुला रहे हैं और ओल्ड मैन कहता है कि मैं अभी कुछ देर बाद आऊंगा क्योंकि अभी मेरी यहाँ पर कन्वर्सेशन चल रही है। तभी वो मेड कहती है कि यहाँ पर इमीडिएटली लॉर्ड ने आपको बुलाया है। ओल्ड मैन कहता है कि जिंगार्ड हमेशा की तरह मुझे गलत टाइमिंग पे बुला रहा है। इसी के साथ वो मेड के साथ चला जाता है। सिल्विया सोच रही होती है कि मुझे पता है कि मेरे रोआन को कर्स ऑफ फॉरेस्ट है पर मैं उसको ऐसे मारने नहीं दे सकती, पर मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती। वो रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी और जो तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारी डेथ हो जाएगी वो नॉनसेंस है। इसी के साथ वो चिल्ला के कहती है कि मैं तुम्हारे कर्ज को क्योर करने के लिए पूरा कुछ करूंगी, जितना भी मैं कर सकती हूँ वो सब कुछ करूंगी। तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी, बस तुम बीमार मत होना और तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। रोआन कहता है आखिर ये कैसी फीलिंग है? मेरा हार्ट काफी तेजी से धड़क रहा है और मेरी बॉडी में भी काफी ज्यादा पेन हो रहा है। इसी के साथ वो अपनी मॉम के गाल पे हाथ रखते हुए उनके आंसू पोंछने लगता है। तभी उसकी मॉम समझ जाती है कि रोआन भी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। रोआन सिल्विया को मॉम बुलाता है। अब हमारा सीन बदलता है जहाँ पर जिंगार्ड और लॉर्ड सेंट की मीटिंग चल रही होती है। वहाँ पर आवाज आ रही होती है कि लेडी आप वहाँ पर नहीं जा सकती, वहाँ पर कन्वर्सेशन चल रही है। ये सिल्विया होती है जो कि जिंगार्ड से मिलने आई होती है। जिंगार्ड कहता है कि आखिर तुम्हारे सारे मैनर्स कहाँ गए हैं, तुम मुझे ग्रेट भी नहीं कर रही और तुम यहाँ पर डायरेक्ट आ चुकी हो। तभी सिल्विया कहती है कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज तुम रोआन को बचा लो। मुझे पता है कि आपको इसकी कंडीशन के बारे में पहले ही पता होगा, प्लीज आप मेरे रोआन को बचा लो, ये मेरा सब कुछ है। तभी जिंगार्ड कहता है कि मुझे पता है इसकी कंडीशन के बारे में और तो और मुझे ये भी पता है कि ये आगे जाके वॉरियर नहीं बन सकता है और ये हमारी हाउस के लिए कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, तो आखिर मैं ऐसे बच्चे की कैसे हेल्प करूं? लेकिन ये आपका ग्रैंडसन है और आपको इसकी मदद करनी चाहिए। तभी जिंगार्ड कहता है कि मैं इसकी मदद क्यों करूं, क्योंकि ये एक वॉरियर बनने के लायक नहीं है, इसीलिए मैं इसकी कोई भी मदद नहीं करने वाला हूँ। तभी दो गार्ड आते हैं और वो सिल्विया को लेके जा रहे होते हैं। सिल्विया अपने फादर से कह रही होती है कि प्लीज आप मेरे रोआन को बचा लो क्योंकि ये मेरा सब कुछ है। ओल्ड मैन सिल्विया को जाता हुआ देख रहा होता है। तभी वो जिंगार्ड से कहता है कि हमारी एक कन्वर्सेशन हुई थी जिसमें तुमने मुझे कहा था कि तुम जल्दी से जाके रोआन को चेक करो और मैंने रोआन को चेक किया। तभी जिंगार्ड कहता है कि अब तुमने वहां पर क्या नोटिस किया, आखिर रोआन को क्या हुआ है? ओल्ड मैन उसे बताता है कि उसकी माना सर्कल कोल्डनेस के कारण ब्लॉक हो चुकी है और उसकी एज में ये काफी ज्यादा डेंजरस है उसके लिए। ओल्ड मैन जिंगार्ड से कहता है कि अभी उसका माना सर्कल इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी है, तुम अपने ऑरा की मदद से उसे ठीक कर सकते हो। कम से कम अगर वो वॉरियर नहीं बनता है तो कम से कम उसकी लंबी उम्र तो हो ही सकती है। तभी जिंगार्ड कहता है मैं किसी ऐसे चाइल्ड को नहीं पाल सकता हूँ जो कि हमारे हाउस में एक वॉरियर नहीं बन सकता और वो हमारे हाउस के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो मरता है कि जीता है। ओल्ड मैन कहता है कि चलो ठीक है, इस बात को छोड़ो। वैसे तुम मेरे को ये बताओ कि आखिर तुमने उसका नाम रोआन को रखा है, जैसे कि तुम्हें पता है और हम सबको भी पता है कि रोआन का मतलब शैडो होता है। तभी जिंगार्ड कहता है कि रोआन का मतलब शैडो नहीं होता। 1000 साल पहले
इसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेल्विया रोआन को एक एलिक्सर पिला रही होती है। वो हमें बताती है कि ये मुझे रेजिसेंट यानी कि ओल्ड मैन ने दिया है और उसने बताया कि इसकी मदद से रोआन जल्दी ही ठीक हो सकता है। इसी के साथ वो उस एलिक्सर को रोआन को पिला देती है। वो कहती है कि ये थोड़ा कड़वा है तो प्लीज रोआन तुम इसे पी लेना। रोआन को उसका टेस्ट पसंद आया होता है या फिर वो इसकी एक्टिंग कर रहा था। सेल्विया और मेड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सेल्विया कहती है कि मुझे लगता है इसे इस एलिक्सर का टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आया। तभी मेड कहती है कि मुझे लगता है ये आपकी फीलिंग्स को समझ सकता है। रोआन कहता है ये फायर एट्रीब्यूट एलिक्सर है जिसकी मदद से मैं अपनी कोल्डनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ और अब जल्दी अपनी माना सर्कल को क्रिएट कर सकता हूँ। इसी के साथ वो अपने मन में कहता है कि अगर आप मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो तो प्लीज मुझे ये एलिक्सर वापस से दोबारा देना। अब हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोआन ने रिंग ऑफ फायर टेक्निक को सीखना स्टार्ट कर दिया होता है। वो फायर एट्रीब्यूट की मदद से ऐसा कर पा रहा होता है। वो इसी के साथ अपनी मॉम का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी मॉम ही उसके लिए फायर एट्रीब्यूट लाया करती थी। अब तक मैं रिंग ऑफ फायर के 1 स्टार को अचीव कर चुका हूँ। अगर मैं पहले और ट्रेनिंग करता तो फिर मैं काफी ज्यादा आगे पहुंच चुका होता, पर मेरी मॉम ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया जो कि मुझे हमेशा खिलाया करते थे। मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड की ऐसी मॉम है जो कि अपने बेबी के लिए इतनी ज्यादा बिजी रहा करती है, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ रात में ट्रेनिंग करने का मौका मिला करता था और मैं रात में भी ट्रेनिंग छुपकर किया करता था। अब हमें कुछ टाइम और बीता हुआ दिखाया जाता है। अब रोआन बोलता है कि मैं फाइनली यहाँ पर 5 साल का हो चुका हूँ। नोटिफिकेशन आता है, बताया जाता है कि आपकी रिंग ऑफ फायर 2 स्टार की हो चुकी है जिसकी मदद से आपकी पावर कुछ हद तक बढ़ चुकी है और तो और आपकी माना में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ बताया जाता है कि आपकी विल पावर और एनर्जी भी बढ़ चुकी है रिंग ऑफ फायर टेक्निक की वजह से। तो फाइनली मैंने इसे कर दिखाया। मैंने रिंग ऑफ फायर के 2nd स्टार को अचीव कर लिया जिसकी वजह से मेरी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन मेरा माना काफी ज्यादा कम है। मुझे इसमें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी के साथ वो उस मैसेज का थैंक यू करता है और उसे कोई आवाज लगाता है कि यंग मास्टर आप कहाँ हो। तभी उसकी मेड वहां पर आ जाती है। वो कहती है आज सुबह आप काफी ज्यादा जल्दी जाग चुके हो, क्या मैं आपके कपड़े को लॉन्ड्री ले जाऊं धोने के लिए। रोआन कहता है हाँ तुम ले जा सकते हो। तभी वो कपड़े समेटने लग जाती है। रोआन अपने मन में कहता है जब मैं छोटा था तब इसने मुझे मेरे स्टेटस विंडो के साथ देख लिया। मुझे तो लगा था कि इसने मेरी स्टेटस विंडो में रिंग ऑफ फायर टेक्निक और स्टेटस विंडो को देख लिया होगा और ये सबको जाके बता देगी कि मैं दूसरे कॉन्टिनेंट से आया हूँ, मैं इस कॉन्टिनेंट में नहीं। मैं उसके सामने खेलने की एक्टिंग कर रहा था पर वो मुझे अजीब तरीकों से देख रही थी। मुझे लगा था कि उसने मेरी स्टेटस विंडो को देख लिया, पर मुझे बाद में पता चला कि वो मेरी स्टेटस विंडो को देख नहीं सकती और मेरे अलावा कोई भी स्टेटस विंडो को देख नहीं सकता है। अब मैं रिंग ऑफ फायर टेक्निक के 2 स्टार पे प्रमोट हो चुका हूँ तो मुझे अपने स्टेमिना पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि कर्स ऑफ फ्रॉस्ट की वजह से मेरा स्टेमिना यहाँ पर रुक चुका है और मुझे उसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि मेरे पास फायर एलिक्सर अब काफी ज्यादा कम आता है, इसीलिए मैं आगे प्रमोट भी नहीं हो पा रहा हूँ। और वैसे मेरी बॉडी पर फायर एट्रीब्यूट एलिक्सर का पूरा कमाल नहीं है क्योंकि मेरी मॉम और मेरी मेड ने काफी ज्यादा मेरी हेल्प की है। वो हमेशा नजर रखते थे कि मैं बीमार तो नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी 5 साल का हूँ इसलिए मुझे अभी ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी काफी ज्यादा टाइम है। मुझे पता है कि ये कर्ज मेरे को डेफिनेटली काफी ज्यादा कमजोर करेगा, इसीलिए मुझे जल्दी ही अपने स्टेमिना को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मैं इस कर्ज को अपनी बॉडी में से पूरी तरह हटा सकूं और अपनी बॉडी में माना सर्कल के पास से कोल्डनेस को खत्म कर सकूं ताकि मैं अपने बॉडी को आराम से मूव कर सकूं। कैसे मुझे मेरी पिछली लाइफ में ग्रेटेस्ट असैसिन कहा जाता था जिसके पास एक ऐसी कल्टीवेशन की टेक्निक थी जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती थी, रिंग ऑफ फायर। पर मेरे पास अभी भी वो कल्टीवेशन टेक्निक है। हालांकि मैं यहाँ पर रिइनकार्नेट हो चुका हूँ और मेरे पास पिछली लाइफ का एक्सपीरियंस भी है, पर मेरे पास ये कर्स होने के कारण मैं उसे अच्छे से कल्टीवेट नहीं कर सकता हूँ। प्लस मुझे इस कॉन्टिनेंट में जिंगहार्ड स्वॉर्ड्समैनशिप भी सीखने को मिलती है जिसकी मदद से मैं इतना ज्यादा एबल हो जाऊंगा कि मैं ड्यूरेस को किल कर सकूं। लेकिन मुझे अभी इसके लिए रस नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि ड्यूरेस कितना ज्यादा पावरफुल है। वो अपने कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, इसीलिए मुझे उसको मारने के लिए वेट करना पड़ेगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग हो सकूं। मुझे अपनी प्रिपरेशन मेंटली और फिजिकली तौर पर बढ़ानी होगी ताकि मैं अपने आप को पावरफुल कर सकूं। मुझे पता है कि ड्यूरेस ने अपने एक ही हाथ से कई सारे लोगों को किल कर रखा है क्योंकि उसके पास ऐसी टेक्निक है जैसे कि ब्लड वॉर्म जिसकी मदद से वो किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। मैं अभी इस वक्त काफी ज्यादा स्लो ग्रो कर रहा हूँ क्योंकि जब मेरे को चांस मिलेगा तब मैं अपनी बॉडी को काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करूंगा और मैं जल्द ही अपने रिवेंज को ले लूंगा ड्यूरेस से। उसके लिए मुझे और भी ज्यादा कल्टीवेट करना पड़ेगा। तभी वहां पर सेल्विया आ जाती है। सेल्विया रोआन से कहती है क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, तुम उठ चुके हो पर तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए, तुम जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। रोआन कहता है कि आज का दिन वही है जहाँ पर आज हमें जाना है। रोआन हमें बताता है कि आज के दिन हमें मेन बिल्डिंग में जाना है क्योंकि 6 किंग एंड 5 डीमन अपनी पावर को बैलेंस रख के इस कॉन्टिनेंट को चलाते हैं, जिनमें से जिंगहार्ड 6 किंग में से एक किंग है जो कि मेरे ग्रैंडफादर भी हैं। सेल्विया और रोआन मेन बिल्डिंग में जाने के लिए निकल जाते हैं। रोआन हमें बताते हैं कि आज जजमेंट सेरेमनी है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि कौन पर्सन अच्छा है और कौन पर्सन बुरा है। अब हमें मेन बिल्डिंग दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि काफी लंबा टाइम बीत चुका है दोबारा ये जजमेंट सेरेमनी के हुए। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना कोई पावरफुल है और कितना कौन वीक है। सेल्विया और रोआन वहाँ पर आ जाते हैं। सभी लोग की नजर उनके ऊपर आ जाती है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये तो फेलियर है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो कहते हैं कि इसके साथ जो लड़का है वो इसका बेटा है और मैंने इसके बारे में रूमर सुने हैं कि ये काफी ज्यादा बीमार रहता है और ये काफी ज्यादा वीक है। शायद ये रूमर सही है। मुझे तो लगता है कि इन्हें इन्विटेशन भी नहीं मिला और ये यहाँ पर अपना मुंह चक के यहाँ पर आ चुके हैं। वो रोआन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसकी ब्लड काफी ज्यादा गंदा है, वो ऐसा इसलिए
इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि रोवान के डैड एक नॉर्मल पर्सन होते हैं और उनका ताल्लुक ना ही किसी हाउस से होता है ना ही किसी फैमिली से, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है। मुझे यकीन नहीं होता कि आखिर इन्हें ऑडियंस रूम में आने की परमिशन किसने दी, क्या इनके वजह से इस जजमेंट सेरेमनी को इतनी देर से रोका गया कि एक फेलियर बच्चे के लिए इतना कुछ करना ठीक है। मैं इन्हें यहाँ पर दोबारा नहीं देखना चाहता क्योंकि इन्होंने सीरियसली अपना स्टैंडर्ड इतना ज्यादा गिरा दिया है कि इनकी वैल्यू अब कुछ भी नहीं रह गई है। रोहन काफी ज्यादा शर्मिंदा हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे पता है ये लोग कैसे हैं, ये काफी ज्यादा गंदे और काफी ज्यादा घिनौने हैं, इनकी वजह से हमें इतना ज्यादा शर्मिंदा होने पड़ रहा है। रोहन को उनकी बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी सल्विया कहती है कि तुम मेरी तरफ देखो क्योंकि तुम्हें इनकी बात सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं है और न ही तुम्हें इनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा बेकार लोग हैं। अब हमें किसी के पैर दिखाए जाते हैं जो कि जिंगार्ड के होते हैं। रोहन कहता है मैंने इन्हें 5 सालों से नहीं देखा और अब यहाँ पर काफी कुछ बदल चुका है। वो जाके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। तभी जिंगार्ड कहता है कि अब यहाँ पर सब कुछ आ चुके हैं तो फिर हमें यहाँ पर अब अपने जजमेंट टेस्ट को स्टार्ट कर देना चाहिए। अचानक वहाँ पर एक स्वॉर्ड आ जाती है जिसमें से काफी सारी माना पावर निकल रही होती है। तभी जिंगार्ड कहता है कि चलो ठीक है, अब इस जजमेंट सेरेमनी को स्टार्ट किया जाता है। रोहन हमें बताता है कि इस स्वॉर्ड को टच करने से हमें पता चल जाएगा कि किस पर्सन के पास कितनी माना पावर है और उसकी माना पावर वीक है या स्ट्रांग, ये भी पता चल जाएगा। दोस्तों एक हाउस में काफी सारी फैमिलीज होती हैं, जैसे कि एक रोहन की फैमिली है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एक हाउस में कितनी सारी फैमिली होती है। तभी बटलर कहता है कि बुरन नाम का एक लड़का यहाँ पर आ जाए जो कि जिंगार्ड फैमिली का एक हिस्सा है। बुरन 4 इयर्स का होता है। जब वो उस स्वॉर्ड के ऊपर अपना हाथ रखता है तो उसमें से काफी सारी ग्रीन ऑरा निकलने लग जाता है। हमें बताया जाता है कि ये विंड पावर है जो कि विंड ऑरा है। पीछे से उसकी फैमिली बोलती है कि इसके पास तो विंड एट्रीब्यूट है और उसने ब्लेड को भी शाइन करा दिया। इसके पास काफी हाई क्वालिटी का माना है जैसा कि हमने एक्सेप्ट किया था। ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये बिल्कुल काकरून का सन होने के लायक है। जिंगार्ड कहता है कि इसके पास तो काफी ज्यादा अच्छी एट्रीब्यूट है जो कि इसके लिए सूटेबल है स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए। ये काफी ज्यादा आगे बढ़ सकता है इस एट्रीब्यूट की मदद से। अब नेक्स्ट चाइल्ड को बुलाया जाता है जो कि एक बच्ची होती है, उसका नाम रुरन होता है। वो वासल फैमिली से होती है। जब वो उस स्वॉर्ड को टच करती है तो स्वॉर्ड काफी ज्यादा शाइन करने लगता है। वो बिल्कुल लाइट की तरह शाइन कर रहा होता है। रोहन कहता है तो जिंगार्ड फैमिली इस तरह अपने लोगों के टैलेंट्स के बारे में पता करती है। वो एक जजमेंट सेरेमनी करके उनके बारे में पता करती है। वहाँ पर खड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो इस फैमिली में, हमारी सोलियन फैमिली में एक और जो बड़ा जीनियस आ गया है। तभी दूसरा पर्सन कहता है कि वो भी बिल्कुल बुरन की तरह है, उसका लेवल बुरन जितना ही है, तो तुम उसे एक जीनियस नहीं कह सकते हो। पीछे खड़ा रोहन सोच रहा होता है कि इन सभी हाउस में तो काफी ज्यादा पावरफुल टैलेंट्स छुपे हैं। रोहन कहता है मैं गैस कर सकता हूँ कि मेरा रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला। हालांकि मैंने रिंग ऑफ फायर के 2 स्टार को अचीव कर लिया पर फिर भी मेरी बॉडी में काफी ज्यादा कोल्डनेस है और काफी सारी आइस है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसीलिए मैं इस रिजल्ट को अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कैसा करता हूँ। तभी बटलर लास्ट को बुलाता है जो कि रोहन होता है। अब रोहन का वहाँ पर टेस्ट होने वाला होता है। तभी सारे लोग उसे बड़ी नीची नजरों से देखने लगते हैं। ऐसे ही लग रहा होता है कि उनकी बॉडी में बिल्कुल भी लाइफ पावर नहीं है। जरा उनकी आंखों तो देखो, बिल्कुल लाइफलेस दिख रही है। सल्विया कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट कुछ भी है उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। रोहन अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी कोई हाई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है पर मुझे अपने एट्रीब्यूट को जानना है ताकि मैं उसे फ्यूचर में कल्टीवेट कर सकूं। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी इस लिटिल बॉडी में कौन सा एट्रीब्यूट सूटेबल है, इसीलिए मैं इस टेस्ट को देने जा रहा हूँ। तभी सल्विया कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उन बच्चों की तरह करना है जैसे कि बाकी सभी ने अपना टेस्ट दिया, तुम्हें बिल्कुल सेम उनकी तरह करना है। तभी रोहन कहता है कि ठीक है। इसी के साथ रोहन उस स्वॉर्ड को टच करता है। स्वॉर्ड में से काफी सारी गोल्डन एनर्जी निकल रही होती है। वो कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये लाइट कौन सी है। तभी उसे एक विजन दिखता है कि आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं और उनके सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है। आखिर मैं किस जगह पर आ चुका हूँ, यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर हैं। वो सभी मॉन्स्टर उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी रोहन के सामने खड़ा पर्सन जो कि मेरे को रोहन का फादर लग रहा होता है, वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और उसमें से काफी सारी एनर्जी पावर रिलीज हो रही होती है। वो उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश मारता है जिससे वो सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। तभी रोहन की आंख खुलती है, वो रियल वर्ल्ड में आ चुका था। अचानक जो मैंने देखा वो आखिर क्या था, क्या वो मेरा कोई ड्रीम था या फिर कोई इल्यूशन था। आखिर ये स्वॉर्ड के साथ अचानक क्या होने लगा है। उस स्वॉर्ड में से काफी सारी व्हाइट एनर्जी निकल रही होती है। सभी लोग ये देख के काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि इसने तो बस स्वॉर्ड में से व्हाइट एनर्जी को रिलीज कर पाया, ये तो बिल्कुल लाइट है, ये तो हमारे चाइल्ड के साथ कम्पीट करने के लायक भी नहीं है। जिंगार्ड भी सोच रहा होता है कि रोहन एक नॉर्मल बच्चा है और उसके पास कोई भी एट्रीब्यूट की पावर नहीं है, ना ही उसे कोई मिली है। अब हमें दिखाया जाता है कि रोहन के पास उसकी मॉम सेल्विया आ जाती है। सेल्विया कहती है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया रोहन। वो सभी काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं और वो सभी सेल्विया से कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है तुम जिंगार्ड फैमिली से हो ही नहीं, ना ही तुम्हारे पास जिंगार्ड की कोई ब्लड लाइन है, इसीलिए तुम्हारा बच्चा काफी ज्यादा वीक है। और वो ह्यूमिलेट कर रहे थे सेल्विया को। तभी जिंगार्ड चिल्ला के बोलता है कि तुम सभी यहाँ पर शांत हो जाओ। सभी डर से पूरी तरह चुप हो जाते हैं क्योंकि अगर वो यहाँ पर शांत नहीं होंगे तो उन्हें काफी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। तभी जिंगार्ड कहता है कि यहाँ पर अब जजमेंट सेरेमनी खत्म होती है, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। सभी लोग हंसते हंसते वहाँ से जा रहे होते हैं। अब हमें बुरन का बटलर दिखाया जाता है जो कि बुरन को लेके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और वो वहाँ पर आता है। जिंगार्ड बटलर से कहता है कि मैं तुम्हारी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकता। तभी बटलर कहता है रोहन ने लास्ट टाइम में जिस स्वॉर्ड के ऊपर हाथ रखा था उससे जो एनर्जी निकली थी वो काफी ज्यादा रेयर थी और वो काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी थी, क्या आपको इस बारे में पता है। तभी अचानक स्वॉर्ड में से काफी सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये देख के जिंगार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अचानक जिंगार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो सन की पावर गोल्डन लाइट है, आखिर ये ऑरा यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि ये ऑरा तो हमारे हाउस के पहले हेड के पास हुआ करता था और
वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो किसी भी डेविल को आसानी से टेक डाउन कर सकते थे। पर आखिर ये रोआन के पास क्या कर रहा है? गोल्डन ऑरा और गोल्डन फायर हमारे हाउस में बस एक ही बार अपेयर हुए थे। अब ये एक हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब दूसरी बार वो अपेयर हो चुके हैं, जो कि रोरन की वजह से हुई है। क्या एक रोरन स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनने वाला है? जिंगहार्ड स्वॉर्ड की लाइट को देखते हुए कह रहा होता है कि ये तो एक ब्रिलियंट लाइट है। आखिर रोआन के पास इतनी सारी पावर कैसे आई? आखिर तुम हो कौन रोआन? इसी के साथ अब हमें रोआन की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है, जहाँ पर उसका रिंग ऑफ फायर का लेवल 2 स्टार होता है। रोआन कहता है मुझे जल्दी से 3rd लेवल तक पुश करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी पावर को इनहेंस कर सकूं। फर्स्ट जजमेंट सेरेमनी को बीते हुए अब 7 साल हो चुके हैं। अब मेरी एज 12 साल हो चुकी है और मैं रोज रिंग ऑफ फायर की प्रैक्टिस करा करता हूँ। अगर मेरी बॉडी में ये कोल्डनेस नहीं होती तो मेरी प्रोग्रेस काफी ज्यादा फास्ट होती और मैं रिंग ऑफ फायर में काफी ज्यादा आगे निकल चुका होता। मेरा वाटर रेजिस्टेंट एट्रीब्यूट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, उसका लेवल 2 स्टार हो चुका है और मेरी बॉडी में से आइस स्पीड डिसअपेयर हो रही है। हालांकि मुझे अपनी बॉडी को मूव करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, पर अब ये काफी ज्यादा ठीक होता जा रहा है। मुझे अब जल्दी से अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए और जल्दी से फिजिकल ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी रोआन को कोई आवाज लगाता है। वहाँ पर उसकी मॉम सेल्विया आ जाती है। सेल्विया कहते हैं कि रोआन तुम अब रेडी हो यहाँ से निकलने के लिए? हमें क्योंकि अभी जजमेंट सेरेमनी के लिए भी जाना है, ये हमारी 2nd जजमेंट सेरेमनी होने वाली है। तो लगता है मुझे अब फिर से जजमेंट सेरेमनी में जाना पड़ेगा और उन फ्रस्ट्रेटिंग चीजों को देखना पड़ेगा जिन्हें मैंने पास्ट में देखा। सभी लोग मेन बिल्डिंग में आ चुके होते हैं, वो अपनी अपनी सीट पे बैठे होते हैं। अब हमें जिंगहार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रोआन से कहता है कि रोआन अब तुम हमारी फैमिली के एक मेंबर हो, तो तुम्हें हमारी फैमिली के बाकी मेंबर्स की तरह ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि तुम हमारी फैमिली के लिए आगे जाके कंट्रीब्यूट कर सको। रोआन कहता है आखिर ये कौन सी बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बात करें, क्योंकि इन्होंने पहले तो मुझसे इस बारे में कभी बात नहीं किया है। तभी सेल्विया कहते हैं कि लॉर्ड आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि रोआन बाकी बच्चों की तरह नहीं है, इसकी बॉडी में आइस है तो ये ट्रेनिंग नहीं कर सकता है, इसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक है। जिंगहार्ड काफी ज्यादा गुस्से से कहता है कि ये जिंगहार्ड फैमिली और ये जिंगहार्ड फैमिली का एक मेंबर है, तो इसे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि ये आगे जाके पावरफुल हो सके। सेल्विया कहती है कि नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, आप प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे इस बारे में सोचने के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा वीक है। जिंगहार्ड कहता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम पिछली बार की तरह जा सकते हो, पर लेकिन तुम्हें इस बार अपने बच्चे को भी लेके जाना पड़ेगा और तुम जिंगहार्ड फैमिली के अलावा कहीं भी रह नहीं सकते हो। कोई भी तुम्हें जीने नहीं देगा, कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। सेल्विया को उसका पास्ट याद आता है, जहाँ पर उसको सभी लोग ह्यूमिलेट किया करते थे और उसको काफी ज्यादा बुरा भला कहा करते थे। अगर वो रोआन के साथ बाहर जाती है, मतलब इस घर को छोड़ के जाती है, तो उसके रोआन के साथ भी ऐसे ही होने वाला है। हमें बताया जाता है कि सेल्विया को सभी लोग पसंद क्यों नहीं करते और उसे ह्यूमिलेट क्यों करते हैं। सेल्विया को एक लड़का पसंद आ गया था और उसके साथ वो भाग के शादी कर ली थी। उसने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया था। उस लड़के के साथ रहने से उसके पास एक बच्चा जन्म हुआ था जिसका नाम रोआन था। रोआन हमारा मेन कैरेक्टर है और वो जल्दी उसके पिता की डेथ हो चुकी थी। अब सेल्विया रोआन के फादर के जाने के बाद अपने आप से रोआन को इतना बड़ा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने फैमिली में वापस आने का फैसला करती है। इसीलिए वो वापस आ चुकी थी अपनी फैमिली में। सभी लोग इसीलिए उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट करते हैं। रोआन सेल्विया के साइड से आगे जाते हुए कहता है कि मुझे बाकियों से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो मेरे और आपके बारे में क्या बात करते हैं, पर मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, मैं आपकी खुशी के खातिर कुछ भी करूंगा। इसी के साथ वो जिंगहार्ड से कहता है कि मुझे आपके किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, मैं सेल्विया का सन रोआन हूँ। रोआन अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि माय लॉर्ड, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ और मैं अगले मंथ से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दूंगा। तभी वहाँ पर एक पर्सन साइड में बैठा हुआ कहता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग को नहीं कर सकते क्योंकि तुम काफी ज्यादा वीक हो और तुम रॉयल फैमिली की ट्रेनिंग के बारे में नहीं जानते हो, वो काफी ज्यादा हार्ड होती है। तुम एक पेशेंट हो और तुम इस ट्रेनिंग को हैंडल नहीं कर सकते हो और तुम्हें अपना नाम इसमें से विड्रॉ कर लेना चाहिए। तभी रोआन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इस ट्रेनिंग को हैंडल कर सकता हूँ, मैं जिंगहार्ड फैमिली का एक हिस्सा हूँ, इसीलिए मैं इस ट्रेनिंग को जरूर करूंगा। तभी जिंगहार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने प्रेशर को रिलीज करने लगता है रोआन के ऊपर। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जिंगहार्ड फैमिली का नाम यूज करने की। ये प्रेशर इतना ज्यादा है कि रोआन के मुंह से भी ब्लड निकल जाता है। रोआन कहता है मेरी बॉडी में ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे मांस को कोई जबरदस्ती फाड़ने की कोशिश कर रहा है और मेरा दिल बार बार धड़क रहा है और वो ऐसा लग रहा है कि उसे कोई दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये है एक वॉरियर की पावर, द डिस्ट्रक्टिव किंग ऑफ नॉर्थ। जिंगहार्ड और भी अपना प्रेशर रोआन के ऊपर पाने लगता है, जिससे रोआन अपने घुटने पे आ जाता है। तभी सेल्विया कहती है कि माय लॉर्ड, रोआन अभी यंग है तो उसे नहीं पता कि आखिर वो क्या बोल रहा है, तो प्लीज आप उसे माफ कर दो। और वो पर्सन भी बोलने लग जाता है कि प्लीज आप इसे भी माफ कर दो क्योंकि इसे नहीं पता कि आखिर ये क्या बोल रहा है। जिंगहार्ड उस पर्सन से बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जब मैं बात कर रहा हूँ तब बात करने की। तभी वो पर्सन कहता है कि मुझे माफ कर देना, जो मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। अब रोआन की मॉम कह रही होती है कि प्लीज लॉर्ड आप इसे माफ कर दो, क्योंकि रोआन अभी इस स्टेट में नहीं है कि वो ट्रेनिंग कर सके, उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक है और वो ट्रेनिंग को हैंडल नहीं कर सकती। अब हमें रोआन की रियल बॉडी दिखाई जाती है, जहाँ पर उसमें वो सोच रहा होता है कि ये एक असैसिन की बॉडी और मैं एक डार्कनेस में रहने वाला पर्सन हूँ, पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेरी यहाँ पर डेथ हो चुकी है और मैं यहाँ पर जिंदा होकर भी नया जिंदा हूँ। रोआन जिंगहार्ड क्या और जाने लगता है, तभी उसकी नजर पीछे पड़ती है जहाँ पर उसकी पिछली बॉडी खड़ी होती है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं तुमसे काफी लंबे टाइम बाद मिला हूँ क्योंकि मैं डार्कनेस में छुपा रहता हूँ, इसीलिए तुम अब जल्दी से एक असैसिन की तरह। जो जिंगहार्ड से कहता है कि मैं अपनी मॉम की ओरिजिनल पोजीशन और उनके स्टैंडर्ड को लाके ही दिखाऊंगा। मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे ये कैसे करना है, पर मुझे मेन बिल्डिंग से इसे स्टार्ट करना पड़ेगा और मैं हमेशा अपनी मॉम सेल्विया को प्रोटेक्ट करूंगा। अब हमें रोआन, उसकी मेड और उसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है जो कि उनकी हैप्पी पल्स होते हैं। रोआन कहता है कि मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी जिंगहार्ड कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि अब तुम यहाँ
यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहते हो? तभी रोहान कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और मुझे एक अच्छा टीचर चाहिए जो कि मुझे सब कुछ सिखा सके। इसी के साथ रोहान बेहोश हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में नंबर 1 असैसिन था और मेरे पास रिंग ऑफ फायर लेजेंडरी स्किल थी, और जब से मैं इस कॉन्टिनेंट की इस बॉडी में आऊँ तब से मैं अपनी एबिलिटी को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अपनी एबिलिटी को स्टार्टिंग से सीखना पड़ रहा है। अब हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। दोस्तों, मैं इसे टीचर कहूंगा क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्टर बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है। हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये सेंट्रल मार्शल पुलिस का मास्टर है और इसका नाम कारून है। कारून के पास एक लड़का आता है, वो कारून को बताता है कि लॉर्ड सेंट और लॉर्ड के बीच में कन्वर्सेशन हुई है जिसमें आपको अलायंस के ओर से सर्व करना होगा। इसी के साथ कारून एक पर्सन के बारे में सोचने लग जाता है और वो कहता है कि मैंने उसकी बॉडी को पीछे से देखा है, वो कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं रखता है, मुझे लगता है उसके पास कोई पावर है। ये रोहान की बात कर रहा होता है। वो कहता है मुझे लगता है ये सेल्विया से टैलेंट उसके पास गया है। इसी के साथ वो अपने सामने खड़े लड़के को कोई काम दे देता है और वो लड़का कहता है कि चलो ठीक है, मैं इस काम को कर दूंगा और मैं ये इस बात समझ चुका हूँ। अब हमें रोहान को दिखाया जाता है जो कि कहीं भागता हुआ जा रहा होता है। वो कहता है कि प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तभी उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम्हें ऐसे भागना नहीं चाहिए, तुम यहाँ पर जल्दी थक जाओगे। अब हमारा सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जिंगहार्ड 5th ट्रेनिंग हॉल में आया होता है। वहाँ पर एक पर्सन लेटा हुआ होता है। वो उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर जल्दी से उठ जाओ क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर नाटक कर रहे हो लिम्बर। वो पर्सन जिंगहार्ड से कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारे ऊपर मेरी स्लीपिंग टेक्निक वर्क नहीं की, तुमने मुझे देखते ही पहचान लिया कि मैं यहाँ पर जाग रहा हूँ। इसी के साथ अब हमें इसका नाम बताया जाता है। इसका नाम लिम्बर है और ये स्वॉर्ड ऑफ लाइट है। ये 5th ट्रेनिंग ग्राउंड का पैट्रियाज है। तभी जिंगहार्ड कहता है कि सभी इंस्ट्रक्टर यहाँ पर काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं पर तुम इनके हेड होने के बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं कर रहे हो। तभी वो लिम्बर कहता है कि मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ हेड के रूप में, वो सभी मेरी ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। 50 ईयर्स बीत चुके हैं और तुम अपने कामों में अभी भी बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हो। तभी लिम्बर कहता है कोई भी पर्सन इतनी जल्दी से सुधर नहीं सकता है। और वो कहता है क्या तुम यहाँ पर अपने यंगेस्ट ग्रैंडसन की वजह से यहाँ पर आए हो? क्योंकि तुमसे पहले यहाँ पर सेल्विया आई थी। सेल्विया यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि वो रोहान को काफी ज्यादा पसंद करती है और वो नहीं चाहती है कि रोहान जख्मी हो। इसीलिए उसने मुझसे कहा था कि तुम प्लीज उसे अच्छे से ट्रेन करना और उसे इंजर्ड मत होने देना। वैसे मुझे ये नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडसन की वजह से मेरे पास आओगे। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर तुमने सेल्विया की रिक्वेस्ट को लेके आए हो तो तुम्हारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और तुम हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। वैसे भी मुझे तुम्हारे यंगेस्ट ग्रैंडसन में कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि मुझे वो काफी ज्यादा वीक लगता है। तभी जिंगहार्ड कहता है कि चलो ठीक है, फिर इसका मतलब ये है कि तुम उसकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड कर सकते हो। मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, तुम उसकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्ड कर दो जिसकी वजह से उसकी कोई भी वीकनेस ना रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली में कोई भी वीकलिंग रहे। लिम्बर कहता है क्या तुम अपने ग्रैंडसन रोहान को इतना ज्यादा पसंद करते हो कि तुम उसे जल्दी से पावरफुल बनाकर उसे अपनी पैट्रियाज की गद्दी देना चाहते हो? तुम तो इतना प्यार सेल्विया के साथ नहीं करते हो पर उसके चाइल्ड के साथ तुम्हें काफी ज्यादा लगाव है। जिंगहार्ड कहता है तुम्हें उनके ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं होना है। तभी लिम्बर कहता है क्या मैं उन्हें अपने तरीके से ट्रेन कर सकता हूँ? जिंगहार्ड कहता है कि हाँ, तुम अपने तरीके से ट्रेन कर सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। इसी के साथ जिंगहार्ड वहां से चला जाता है। अब लिम्बर अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर रोहान में ऐसा क्या है जिसके लिए पैट्रियाज यहाँ पर खुद आया। मैं उसके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। हमें रोहान की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि आपने 3rd रिंग ऑफ फायर को एक्टिवेट कर लिया है और आपकी क्वालिटी और सोल पावर और फिजिक्स से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आपकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड स्टेमिना भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और आपकी बॉडी में कोडनेस भी थोड़ी बहुत कम हो चुकी है। रोहान मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो हमें बताता है कि मैं जब फर्स्ट डे में ट्रेनिंग करने लगा था, काफी हार्ड ट्रेनिंग, तब मेरी मॉम ने मुझे रोक दिया था और उन्होंने कहा था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग फर्स्ट डे से करनी सही नहीं है और उन्होंने मुझे रोक के काफी ज्यादा अच्छा किया था क्योंकि उस समय मेरा माना काफी ज्यादा वीक था। अब मेरा माना काफी ज्यादा अच्छा हो गया और मेरी बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो चुकी है। लेकिन मेरी मैजिकल स्टेटस अभी भी प्रोग्रेस में है, उसकी अभी ग्रोथ चल ही रही है। मुझे पता है कि ये मेरी स्टार्टिंग ही है क्योंकि जिंगहार्ड ट्रेनिंग के बारे में मैं जानता हूँ, वो काफी ज्यादा फेमस है डिफिकल्टी के लिए। मुझे जल्दी अपनी एक फाउंडेशन क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि मैं जल्दी से पावरफुल हो सकूं और मुझे कोई भी यहाँ पर बुली ना कर सके और मुझे ड्यूरे से भी बदला लेना अपना। तभी रोहान को कोई आवाज लगाता है, ये उसकी मॉम होती है। रोहान कहता है आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं इतनी रात में? तभी रोहान की मॉम कहती है कि तुम कल ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाओगे ट्रेनिंग करने के लिए और तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे कुछ बात कर लूँ। मैं ये चाहती थी कि तुम ट्रेनिंग पे ना जाओ क्योंकि तुम काफी ज्यादा वीक हो और मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ अपनी फीलिंग्स बताने आई हूँ क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग कल से ही स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आज तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता दूं। क्या तुम्हें पता है बाकी सभी मुझे इतनी नीची नजरों से क्यों देखते हैं? जैसा कि लगता है कि मैं उनकी ब्लड लाइन से नहीं हूँ। ऐसा मेरे साथ वो बिहेव क्यों करते हैं? तभी रोहान कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जब मैं एक बार ट्रेनिंग करने लगूंगा तो मैं आपकी सारी पोजीशन को आपके ऊपर ला दूंगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है हम यहाँ पर सेपरेटली बाकी लोगों से क्यों रहते हैं और वो हमें बुरे तरीके से क्यों देखते हैं और हमसे बिहेव ऐसे क्यों करते हैं? इसका एक कारण है, जब मैं यंग थी और मैंने तुम्हारे फादर को देखा, मुझे उनसे उसी समय लव हो चुका था पर वो एक नॉर्मल लाइट थे, इसीलिए कोई भी हमारी शादी करने के लिए राजी नहीं होता। इसीलिए मैंने अपने माना सर्कल को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने हाउस से निकल गई ताकि मैं उनसे शादी कर सकूं। और फिर हमने भाग के शादी की और वहाँ पर हमारी एक बेबी हुई जो कि तुम्हारी बड़ी बहन थी। वो 2 साल की थी, उसका नाम सिया था। और उसके बाद तुम यहाँ पर आए थे पर जल्दी हमारे पर किसी ने अटैक कर दिया। कई सारे लोग हमारे पर अटैक करने के लिए आए थे और तुम्हारे फादर काफी ज्यादा वीक थे क्योंकि वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे और मैंने भी अपने माना सर्कल को
डिस्ट्रॉय कर दिया था और मैं उस समय प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए मैं फाइट नहीं कर सकती थी। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन तुम्हारे फादर ने मुझे किसी तरह उस प्लेस से निकाल दिया और मैं जल्दी से जाके कुछ गार्ड्स को वहाँ पर लेके आई। लेकिन वहाँ पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि तुम्हारे फादर और तुम्हारी एल्डर सिस्टर वहाँ पर मारी जा चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने उन सभी को मार दिया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और तुम मेरे पेट में भी थे और मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसीलिए मैं जल्दी से अपनी फैमिली में वापस आ गई। इसीलिए सभी लोग मुझसे इस तरह बिहेव करते हैं। मैंने इस बारे में किसी और को नहीं बताया, मैंने सिर्फ तुम्हें ही बताया। सभी लोग मुझे सेल्फिश कहा करते थे, क्योंकि मैंने अपने मानस सर्कल को डिस्ट्रॉय कर दिया और हाउस से भी निकल गई थी। और फिर बाद में जब मेरे को जरूरत आई तो फिर मैं वापस इस हाउस में आ गई, इसीलिए सब लोग मुझसे इस तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आओ तब से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तभी रोहन कहता है, क्या तुम रिग्रेट करती हो क्योंकि तो आपने अपने हाउस को और अपनी फैमिली को छोड़ा था? सल्विया कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती। जब मैंने अपने हाउस को छोड़ा था तब मैं काफ़ी ज़्यादा खुशी लाइफ जी रही थी। मुझे लग रहा था कि ये मुझे हमेशा से यही चाहिए और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, अब मैं आज़ाद हूँ। तभी वो रोहन से सॉरी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं जो तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा बैड मदर बनी। तभी रोहन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे लिए काफ़ी अच्छी मॉम हो। भले ही आप बाकी लोगों के लिए सेल्फिश होगी, पर मेरे लिए बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हो, क्योंकि आप मेरी मदर हो और मैं अपने रिवेंज लेने से पहले आपको आपकी पोजीशन आपकी फैमिली में दिला के रहूँगा। सल्विया भी काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। रोहन कहता है, मॉम आखिर आप यहाँ पर रो क्यों रही हो? आखिर क्या हो गया आपको? तभी उसकी मॉम चली जाती है। रोहन कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, लेकिन मुझे सोने से पहले अपने रिंग ऑफ फायर को एक बार चेक कर लेना चाहिए कि मेरा लेवल क्या है और मेरे को आगे जाकर ट्रेनिंग मिलने वाली है, तो मुझे अपने बारे में कुछ पता चल जाएगा। रोहन मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ जाता है। वो हमें बताता है कि मेरा लेवल अभी रिंग ऑफ फायर में 3 स्टार है, मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल होने के लिए जल्दी अपने लेवल को अप करना पड़ेगा। तभी उसकी बॉडी में से काफ़ी सारा वाइट ऑरा निकलने लग जाता है और उसमें से एक आवाज़ आती है कि आखिर मुझे टाइम मिल ही गया। वो एक बीस्ट जैसा कुछ होता है, वो बाहर निकलता है, वो एक फायर बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। हमें इसके नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम वराथ है और ये सेकंड डीमन लॉर्ड है डीमन रैलम का। वो रोहन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी रिवेंज को लेने में। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो काफ़ी ज़्यादा चौंका हुआ था कि आखिर ये चीज़ क्या है। तभी सिस्टम बताता है कि आपकी रेज की वजह से ये क्रिएट हो चुका है। तभी वो क्रिएचर बोलता है कि मैं तुम्हारी रिवेंज को लेने के लिए मदद करूंगा, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी बॉडी और सोल को काबू करना होगा। रोहन उस क्रिएचर से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? तभी वो क्रिएचर बोलता है कि मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी से ही समन हुआ हूँ। तुम्हारी बॉडी में काफ़ी सारा रेज है और काफ़ी सारा डार्कपन है। अगर तुम्हें अपना रिवेंज लेना है, तुम्हारे पास बिल्कुल भी इमोशंस नहीं होने चाहिए, तभी तुम अपने रिवेंज को ले सकते हो। उसके लिए तुम्हें अपनी बॉडी और सोल को मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बॉडी और सोल को अपने आप से ही ले लूंगा। रोहन अपने मन में बोलता है कि मुझे पता है कि मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा रेज आ चुका है, इसलिए ये मेरी बॉडी में से बाहर निकल चुका है। इसी के साथ वो उस फायरबॉल से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं इस रिवेंज को अपने हाथों से लेना चाहता हूँ। मैं अपने रिवेंज के लिए किसी अनदर पर्सन की हेल्प नहीं लेना चाहता, मैं ड्यूरेस को अपने हाथों से किल करूंगा। फायरबॉल रोहन से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि मैं यहाँ पर नेगोशिएट नहीं करने आया हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करने आया हूँ। इसी के साथ वो अपनी फायर की कई सारी वाइन्स को निकालता है। उसकी फायर ब्लू होने के कारण उसकी आईसी फायर होती है, जिसके कारण रोहन को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। आखिर ये कैसी फ्लेम है जिसके कारण मेरे को इतना ज्यादा ठंड लग रहा है? तभी फायरबॉल रोहन के ऊपर अटैक कर देता है और वो रोहन के आसपास फैल जाता है, जिसके कारण रोहन को और भी ज्यादा ठंड लगने लग जाती है। रोहन कहता है मेरी बॉडी पूरी तरह जमने लगी। फायरबॉल एक ह्यूमन की फॉर्म में आ जाता है और वो रोहन के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। रोहन कहता है कि मेरे वाटर एट्रीब्यूट के कारण मैं अभी तक यहाँ पर जिंदा हूँ और ये मुझे लगता है कि ये मुझे ठंड के कारण मारना चाहता है, पर मुझे अभी ऐसा भी लग रहा है कि इसके पास कोऑर्डिनेट्स के अलावा कोई और भी पावर है। ये मेरे रेज को भी पूरी तरह जगा रहा है ताकि ये मेरी बॉडी पर हैंड ओवर कर सके। तभी फायरबॉल उसके माइंड में कहता है कि तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो, मैं तुम्हारी रिवेंज को ले लूंगा। रोहन कहता है कि अगर मैं इसे अपनी बॉडी दे दूंगा तो मैं अपनी मॉम और उस मेड को भूल जाऊंगा, इसीलिए मैं इसे अपनी बॉडी नहीं दे सकता। फायरबॉल रोहन से कहता है कि तुम अपने रेज को बाहर निकालो और मुझे एक्सेप्ट कर लो, तुम इसे होल्ड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इसका कोई रीजन नहीं है और ना ही तुम इसे होल्ड कर पाओगे। मैं तुम्हें डैमेज नहीं देना चाहता और मैं ये नहीं चाहता कि जिस बॉडी को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ वो डैमेज बॉडी हो, इसीलिए तुम अपने आप को स्वेलो होने दो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी के कई सारे टुकड़े होने वाले हैं, मैं अपनी लिमिट पर हूँ और मैं इसे और भी ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर सकता हूँ। मेरी यहाँ पर सर्वाइव करने के चांसेस 0 है और मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तभी उसे कुछ सेंस होता है और वो अपने हाथों को जोड़कर अपने वाटर एट्रीब्यूट को यूज करने लगता है और साथ ही वो अपने रिंग ऑफ फायर को भी यूज करने लगता है और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो कहता है कि मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन है अपनी बॉडी को सर्वाइव करने का। फायरबॉल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रोहन से कहता है कि आखिर मैं इतने समय से तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तुम तो एक ह्यूमन के बच्चे हो और तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम मेरे को डिफेंड कर सको। मैं अपने रिवेंज को लेकर ही रहूंगा और मैं अपनी बॉडी को तुम जैसे किसी घोस्ट को कंट्रोल करने नहीं दे सकता हूँ। तभी वो फायरबॉल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रोहन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे घोस्ट कहने की, क्योंकि मैं डीमन रैलम का एक लॉर्ड हूँ और काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। रोहन कहता है कि तुम डीमन रैलम के लॉर्ड कैसे हो सकते हो, क्योंकि तुम तो मुझे यहाँ पर मार भी नहीं पा रहे हो। मुझे लगता है डीमन रैलम के लॉर्ड के पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती है, वो सिर्फ अपने आप को डिसअपीयर कर सकते हैं और कुछ नहीं। मुझे पता है कि ये अभी अभी अवेकन हुआ, इसीलिए इसके पास इसकी अभी पावर नहीं है। तभी रोहन के पास एक स्टेटस विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है कि आपकी एक्स्ट्रा एबिलिटी को अनलॉक कर दिया गया है। रोहन कहता है आखिर ये एक्स्ट्रा एबिलिटी क्या है? फायरबॉल रोहन को बताता है कि मेरी परमिशन के कारण ही तुम्हें ये स्टेटस विंडो मिली है। तभी रोहन कहता है कि आखिर ये स्टेटस विंडो क्या है? यहाँ पर मेरी सभी स्किल्स और सभी पावर्स यहाँ पर लिखी पड़ी हैं। तभी फायरबॉल बताता है कि ये
मैंने एक सिस्टम बनाया जो कि तुम्हारे लिए है और तुम इससे पावरफुल हो सकते हो आगे जाके। रोआन पूछता है कि आखिर ये सिस्टम क्या होता है। तभी फायरबॉल बताता है कि मैं तुम्हें इस बारे में इतना डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ, मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि इससे तुम्हारी प्रोग्रेस काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। मुझे लगता है मेरी पास्ट लाइफ में रिंग ऑफ फायर टेक्निक होने के कारण मुझे इस लाइफ में ये सिस्टम मिला है जिसकी मदद से मैं अपने आप को फास्टली ग्रो कर सकता हूँ। तभी वो फायरबॉल कहता है कि तुम जल्दी से आप मुझे अपनी बॉडी की अथॉरिटी दे दो ताकि मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर सकूं। तभी रोआन उसे अपने हाथों से झटक देता है। फायरबॉल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, ये मेरी एक फिजिकल फॉर्म नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा मत करो नहीं तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। रोआन अपने हाथों से बार बार फायरबॉल को दूर कर रहा होता है। तभी फायरबॉल अपनी फायर स्टेट में आ जाता है और वो रोआन की तरफ खींचा जा रहा होता है। वो एक ब्रेसलेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि रोआन के हाथ में चला जाता है। फायरबॉल ब्रेसलेट के अंदर से रोआन को कहता है कि ये एक सील है पर मैं इसमें ज्यादा देर तक कैप्चर नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी पावर जल्दी ही मुझे मिल जाएंगी और मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा और फिर मेरे पास मेरी पावर होंगी जिसके कारण तुम इतने कैपेबल नहीं होगे कि तुम मेरे को अपनी बॉडी कंट्रोल करने से रोक सको और मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करके तुम्हें मार दूंगा। मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, इसीलिए मुझे नहीं पता कि आखिर मैं इसे बाद में कैसे रोकूंगा, इसीलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि मैं अपनी पावर से इसे थोड़ा बहुत रोक सकूं। रोआन फायरबॉल से कहता है कि आखिर तुम एक ब्रेसलेट में ही क्यों कन्वर्ट हुए। फायरबॉल कहता है कि मेरे पास जितना माना था उसे मैं बस एक ब्रेसलेट में ही कन्वर्ट हो सकता हूँ और तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। आज का दिन वही होता है जब रोआन को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाना होता है। वो अपनी मॉम और अपनी मेड को अलविदा कह के वहां से निकल जाता है। अब हमें जिंगार्ट हाउस की 5th ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर रोआन आया होता है। वहाँ पर काफी सारे और भी स्टूडेंट होते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पर देने आए होते हैं। रोआन कहता है मैंने जैसा सोचा था, यहाँ पर तो काफी सारे पीपल्स हैं। कुछ स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं कि मेरी मॉम और फादर ने मुझसे कहा है कि मैं टॉप 10 में आऊँ। रोआन सोच रहा होता है कि यहाँ पर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कि रिकमेंडेशन लेकर आए हैं, वो अपनी फैमिली को यूज करते हुए यहाँ पर आए हैं। हायरन ने मुझसे कहा था कि स्टूडेंट्स ज्यादा होने के कारण ये ट्रेनिंग ग्राउंड छोटा पड़ रहा है, इसीलिए 6th ट्रेनिंग ग्राउंड इस साल यहाँ पर बनाया जाएगा और मुझे लगता है ये बात सही है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स वाकई में बहुत ज्यादा हैं। दो लड़के रोआन का मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर ये जैसा लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इस ट्रेनिंग ग्राउंड में यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास तो इसका खुद का माना सर्कल भी नहीं है। तो ये बात सुन के फायरबॉल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों के पास जाके कहता है कि तुम दोनों ट्रैश हो, तुम दोनों अमीर बाप की औलाद हो, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। क्या तुम्हें पता नहीं है उस लड़की के साथ मैं हूँ, यानी कि किंग ऑफ एसेंस, और जो कि तुम्हारी स्किल को एक बार में ही खत्म कर देगा और तुम्हारी आंखों को निकाल देगा। रोआन कहता है आखिर ये घोस्ट इन सभी लोगों को क्या बोल रहा है क्योंकि इसे पता है कि वो सभी लोग इसकी आवाज नहीं सुन सकते, ना ही इसे देख सकते हैं। तभी वो उन दोनों लड़कों से कहता है कि क्या तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं किसी के पीछे से उसके बारे में बात नहीं की जाती। तभी वो दोनों लड़के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो रोआन से कहते हैं कि आखिर तुम तो यहाँ पर एक डायरेक्ट डिसेंडेंट भी नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे से ऐसे बात करने की। रोआन उन दोनों लड़कों से कहता है कि आखिर तुम्हारी यहाँ पर क्वालिफिकेशन ही क्या है जो तुम मेरे से ऐसे बात कर सकते हो। एक लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रोआन का कॉलर पकड़ लेता है और वो कहता है कि आखिर क्या तुम्हें अपनी प्लेस के बारे में नहीं पता है जो तुम हमसे इस तरह बात कर रहे हो। रोआन भी अटैक करने के लिए अपने हाथ को उठाने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और वो उन सभी से कहता है कि आखिर यहाँ पर तुम सभी क्या कर रहे हो, यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तभी वो उन दोनों लड़कों से कहता है कि तुम आखिर इस लड़के के साथ क्या कर रहे हो, ये आउटसाइडर है और तुम इसके ऊपर अटैक करके अपनी जिंगार्ड फैमिली का नाम बदनाम कर रहे हो। ये लड़का कोई और नहीं बुरन होता है। तभी वो दोनों लड़के बुरन से माफी मांगते हैं। बुरन और रोआन के पास जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में तुम्हारी प्लेस के बारे में नहीं पता, क्या तुम्हें अपने से अपर प्लेस की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। उससे रोआन को थोड़ी पास्ट मेमोरी याद आती है और वो जाते हुए रोआन से कहता है कि अगर तुमने यहाँ की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के प्लान बना रखे तो तुम यहाँ से निकल सकते हो क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हारे यहाँ पर 0% भी चांस है पास होने के। रोआन कहता है मुझे भी तुम्हारे बारे में ऐसे ही लगता है। बुरन वहीं पर रुक जाता है और वो रोआन से कहता है कि क्या तुम्हें डायरेक्ट डिसेंडेंट के बारे में नहीं पता, मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ और तुम जैसा पर्सन का तो कोई स्टेटस भी नहीं है जो कि मेरे को राइवल कर सके। वो दोनों आपस में फाइट करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर दरवाजे को कोई लात मार के खोलता हुआ आता है और वो लिम्बर होता है जो कि कह रहा होता है कि अरे वाह यहाँ पर तो फाइटिंग होने वाली है। रोआन कहता है ये तो स्वॉर्ड ऑफ लाइट है, क्या सच में ये हमें ट्रेनिंग देने वाला है? मैंने सुना था कि इसका एनर्जी सेंटर डैमेज हो चुका है इसीलिए ये अब रिटायर हो चुका है। लिम्बर कहता है तुम यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी से पहले भी फाइट कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। बुरन वहाँ से जाता हुआ कहता है कि इसके रहते मैं यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर ये लड़ने नहीं देगा किसी को भी क्योंकि ये जैसा बोल रहा है ये वैसा है नहीं। अब हमारा सीन बदलता है। लिम्बर सभी स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि मैं यहाँ का चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं तुम सभी को अपनी ट्रेनिंग दूंगा और तुम यहाँ पर 160 पीपल्स हो जो कि इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हो और अगर इससे ज्यादा भी होते हो तो मैं उसे भी ट्रेन कर सकता हूँ क्योंकि ट्रेनिंग के बाद जो बच्चे फेल होते हैं मैं उन्हें अपने आप ही हटा दूंगा। इस तरह मैं नंबर को भी मेंटेन रखूंगा। सभी बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर फेल नहीं होना। रोआन के ब्रेसलेट में से फायरबॉल बोलता है कि आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई किंग ऑफ एसेंस के सामने ऐसा बोलने की। लिम्बर कहता है मैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड का लो हूँ, अगर तुम में से किसी को भी इस बारे में कंप्लेन है तो फिर वो हेड ऑफ हाउस में जाके जिंगार्ड से बात कर सकता है क्योंकि उसी ने मेरे को ये पोजीशन दी है। इसी के साथ लिम्बर हंसता हुआ कहता है कि आखिर तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तुम सभी यहाँ पर भागना स्टार्ट करो। यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने के लिए तुम्हारी स्टैमिना और विल पावर को देखा जा रहा है। सभी बच्चे वहाँ पर बड़ी तेजी से भाग रहे होते हैं। रोआन उन सभी बच्चों से पीछे होता है। तभी फायरबॉल उसके ब्रेसलेट में से बाहर निकलता है और वो रोआन से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर भाग क्यों नहीं रहे हो, तुम सभी बच्चों में से सबसे पीछे हो। रोआन कहता है कि ये कोई कंपटीशन नहीं है कि मुझे सभी बच्चों को पीछे छोड़ना हो। लिम्बर रोआन के बारे में सोच रहा होता है कि उसके अंदर पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है पर वो सरफेस पे ध्यान नहीं दे रहा है, क्या वो इस टेस्ट में पास हो पाएगा। रोआन कहता है मैं यहाँ पर एंड तक रनिंग करूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि बुरन और
रोनन सबसे ज्यादा आगे होते हैं। दो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये दोनों 12 साल के हैं और ये काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। सभी बच्चों में ये दोनों ही सबसे ज्यादा बेस्ट हैं। इन्होंने अपनी फुल स्पीड भी नहीं दिखाई है। मुझे लगता है इन दोनों को पता है कि अपना स्टेमिना कहाँ पर बचाना होता है और कहाँ पर नहीं। लेकिन मैंने एक चाइल्ड के बारे में रूमर सुने हैं। इसी के साथ वो रोआन को देखता है और कहता है कि मैंने सुना है कि ये एक पेशेंट है, फिर भी ये काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है, ये अभी तक दौड़ रहा है। इसे देखने से लगता है कि ये अभी से थक गया है। लिम्बर सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो अभी तक पूरी तरह थक चुका है, फिर भी वो अभी तक दौड़ रहा है। मुझे लगता है जिंगहार्ड को ये पता है कि इसके पास काफी ज्यादा हाई पोटेंशियल है। मैं लोगों के अंदर देख सकता हूँ कि उसके अंदर कौन सी पावर है और वो फ्यूचर में कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, वो अपने आप को कितना ज्यादा ग्रो कर सकता है। मैंने रोनन के अंदर देखा है तो उसके अंदर ब्लू रंग का कलर है, यानी कि उसके पास वाटर की पावर है, और मैंने बुरन को देखा तो उसके अंदर ग्रीन रंग का कलर है, यानी कि उसके पास विंड की पावर है और इसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। लेकिन जब मैं रोआन को देखता हूँ तो उसके अंदर मुझे कोई भी कलर नहीं दिखता। हो सकता है ऐसा इसलिए हो क्योंकि मैं उसके पोटेंशियल के बारे में नहीं जानता हूँ और उसका पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई हो और मुझे ऐसा पर्सन उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता हो। सभी लोग रोआन के मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं कि ये काफी ज्यादा एरोगेंस होने का बिहेव कर रहा था लास्ट टाइम पर ये देखो अब ये सबसे ज्यादा पीछे है और ये यहाँ पर फेल होने वाला है। इसके एक्सप्रेशन देखो, ये 10 मिनट से ज्यादा नहीं दौड़ सकता है। रोआन अपने मन में सोच रहा होता है कि जब मुझे मेरी पिछली लाइफ में यानी कि असैसिन लाइफ में ट्रेनिंग दी जाती थी तब मेरे पीछे कई सारे बीस्ट को छोड़ दिया जाता था। उस समय मुझे दौड़ना होता था, अगर मैं वहां पर रनिंग नहीं करता था तो मेरी यहाँ पर लाइफ को खतरा था और मैं सर्वाइव नहीं कर सकता था। अभी भी मुझे वैसे ही सोचना होगा जैसे कि मेरे पीछे कई सारे बीस्ट लगे और मैं अपनी लाइफ को बचाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए रनिंग कर रहा हूँ।